हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले क्लास में बच्चों हम लोगों ने घर्षण लेसन को समाप्त किया था और चलिए आज उसी लेसन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की नेक्स्ट लेसन में जो है हमारा जो टॉपिक्स आता है वो है एक समान वृत्तीय गति। इसमें वृत्तीय गति से पढ़ने से पहले हम लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। और अभिकेंद्रीय बल के बारे में बच्चों कहा जाए तो इसका पहले वीडियो मैंने बना चुका था। इसके व्यंजक के बारे में मैं पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब पिछले के वीडियो में कर चुका था, है ना, जो कि वृत्तीय गति से संबंधित वीडियो में है। आप लोग यदि इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से वीडियो को बनाया गया है वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में। तो आप लोग उस वीडियो को देखें बच्चों, और इसके बारे में जितना डेरिवेशन है कि अभिकेंद्रीय बल का जो व्यंजक निकाला जाता है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण को जो हम लोग डिराइव करते हैं, है ना, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर एक्सप्रेशन उसका निकलता है, तो उसमें सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया गया है ना। तो उस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें और अभिकेंद्रीय बल को जानने का प्रयास करें। ऐसे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल का एप्लीकेशन क्या क्या होता है और इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन के गतिविधियों में किस प्रकार करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग घर्षण के साथ हम लोग जोड़ करके, है ना, वृत्तीय पथ पर गतिशील कोई वाहन है या कोई साइकिल सवार है ना, तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानने का यही प्रयास करते हैं बच्चों के अभिकेंद्रीय बल क्या होता है ना, और इसका उपयोग क्या क्या होता है, आखिर ये कार्य किस प्रकार होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है बच्चों, आप लोग इस बात को, यदि वो वीडियो को आप देखे होंगे तो इसकी जानकारी आपके पास होगी कि यदि कोई कण या कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर यदि गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता होती है कि नहीं। इस बल को ही हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अर्थात अभिकेंद्रीय बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है ना। उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, या अभिकेंद्रीय बल उसे अलग अलग, है ना, कारकों द्वारा प्राप्त होता है, फैक्टर के द्वारा उसे प्राप्त होता है। तो उसी पर हम लोग चलिए चर्चा करते हैं बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल, तो इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि वृत्तीय पथ पर गति करते, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ बच्चों, उसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि वृत्तीय पथ पर, देखिए, वृत्तीय पथ पर गति करते, है ना, वृत्तीय पथ पर गति करते वस्तु को, है ना, वस्तु को एक बल की आवश्यकता होती है ना, एक बल की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है ना, इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं बच्चों। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानिए कि वृत्तीय पथ पर गति करते, है ना, कोई भी वस्तु है तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, इसी बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल, है कि नहीं, यह बल, है ना, वृत्तीय पथ पर, यह बल वृत्तीय पथ पर गति करते,
यह बल वृत्तीय पथ पर गति करते है ना, गति के प्रकार पर निर्भर करती है, गति के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा बच्चों कि यह बल वृत्तीय पथ पर गति करते है कि नहीं, गति के प्रकार पर निर्भर करती है। मतलब वृत्तीय गति बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसके बारे में एक एक उदाहरण देकर के मैं अच्छी तरह से बताऊंगा बच्चों। कि जैसे कि पहला इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी एक, जैसे कि मान लेते हैं कि है ना, एक पत्थर है, इस पत्थर को मैंने एक धागा से बांध दिया बच्चों, है कि नहीं, और इसको हम लोग वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह से इसको देख पा रहे हैं कि वृत्तीय पथ पर उसको मैंने क्या किया, घुमाने का प्रयास किया। तो इस पत्थर को भी वृत्तीय पथ पर गतिशील रहने के लिए इस अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। तो इस बल की जो दिशा होती है वो अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा, आप जानते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र के अनुदिश होती है, अर्थात ये भी बल की दिशा वृत्तीय है ना पथ के केंद्र के अनुदिश ही होगी। तो यह आखिर अभिकेंद्रीय बल उसे प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करिए कि यह बल उसे, जब हम लोग पत्थर को डोरी से बांध करके जब हाथ में पकड़ करके घुमाते हैं उसके एक सिरा को, तो हम लोग पत्थर पर या डोरी पर एक तनाव बल हम लोग देते हैं, तनाव बल, है कि नहीं। जो डोरी जब तनाव में आती है तो यह तनाव बल से ही उसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जिसके वजह से यह पत्थर वृत्तीय पथ पर घूमती है। अर्थात यह डोरी पर जो तनाव बल होता है बच्चों, वो किधर होगा, पत्थर बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगेगा, यही बल जो है उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो कहने का मतलब कि देखिए है ना, डोरी के साथ है कि नहीं, डोरी के साथ बंधे पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर, है ना, वृत्तीय पथ पर घुमाने पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, है ना, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल डोरी पर लगाया गया, है ना, डोरी पर लगाया गया या दिया गया, डोरी पर लगाया गया तनाव बल से प्राप्त होता है, लगाया गया तनाव बल से प्राप्त होता है बच्चों। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, है ना, डोरी पर लगाया गया तनाव बल से प्राप्त होता है, तनाव बल से प्राप्त होता है। तो ये बात आप लोग जान गए बच्चों। तो अब हम लोग इसको देखेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण हम लोग देते हैं। मान लेते हैं कि दूसरा उदाहरण क्या होगा, देखिए कोई भी आप लोग मान लेते हैं कि ये एक आपका है ना, ये वृत्तीय पथ है, रास्ता है, ये मान लेते हैं कि इस प्रकार का रास्ता है बच्चों, और इसमें कोई वाहन गति करती है कि नहीं। वाहन गति करते करते जब ये अर्धवृत्तीय पथ पर जब वो गति करेगी तो इस वृत्तीय पथ पर भी उसे गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। आप लोग देखते होंगे अक्सर जब इस प्रकार के पथ पर जब आप गति करते हैं, या वाहन गति करता है या साइकिल गति करता है, तो हमारा जो है भार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है बच्चों, या तो हम लोग को कुछ हल्का महसूस होता है या फिर भारी महसूस होते हैं। तो इस प्रकार इसको क्या होता है इसमें कि इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस बार का देखिए, मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर जब अधिकतम ऊंचाई पर या इस पथ के अधिकतम ऊंचाई वाले भाग पर होता है, तो इसका भार जो होता है बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, है कि नहीं, और अभिकेंद्रीय बल उसे इस दिशा में प्राप्त हो जाता है इसी भार से। इसका मतलब है कि वृत्तीय पथ पर, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ कहते हैं ना। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर, देखिए ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर, है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, है ना, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल वाहन के भार से प्राप्त होता है ना, वाहन के भार से प्राप्त होता
है ना, वाहन के भार से प्राप्त होता है बच्चों। तो इस बात को आप लोग समझे बच्चों। उसके बाद तीसरा चलिए, जहाँ जहाँ भी वृत्तीय गति होगी वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी और उस अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई फैक्टर वहाँ पर जरूर मौजूद होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी ग्रह यदि सूर्य के चारों ओर जैसे चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ये मेरा एस है, सन है, और ये कोई प्लानेट है, यदि ये चक्कर लगाता है तो इसको भी गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। तो ये अभिकेंद्रीय बल उसे कहाँ से प्राप्त होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल से उसको प्राप्त होता है अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए किसी ग्रह को सूर्य के, है कि नहीं, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, है कि नहीं, चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, है कि नहीं, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है ना। देखिए सूर्य तथा ग्रह के बीच लगने वाला, है कि नहीं, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इस बात को आप लोग जानेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग जाने। जैसे कि और भी बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं। न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये न्यूक्लियस है, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। तो यह अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से प्राप्त होगा, तो देखिए कहाँ से प्राप्त होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्ब आकर्षण बल लग रहा है, उसी आकर्षण बल से इसको अभिकेंद्रीय बल भी प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, है ना, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, है ना। देखिए नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, है ना, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कूलम्ब आकर्षण बल से प्राप्त होता है, कूलम्ब आकर्षण बल से प्राप्त होता है ना, कूलम्ब आकर्षण बल से प्राप्त होता है बच्चों। तो इस प्रकार जितनी भी वृत्तीय गति दुनिया में हो रही है ना, जहाँ भी वृत्तीय गति हो रही है वहाँ पर वृत्तीय गति करने के लिए उसे एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी और उस अभिकेंद्रीय बल को देने के लिए कोई ना कोई कारक वहाँ पर जरूर मौजूद होगा। जैसे एक और उदाहरण मैं यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ कि मान लेते हैं कि जैसे कि कोई भी साइकिल आप जानते हैं कि यदि वृत्तीय पथ पर यदि गति कर रहा है इस प्रकार, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए भी उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई साइकिल सवार जो है इस पर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कि नहीं। आप जानते हैं वृत्तीय पथ किसको कहते हैं, मुड़ाव वाला रास्ता होता है कि नहीं, मोड़ जहाँ होता है तो वहाँ पर भी उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी क्योंकि ये वृत्तीय पथ है। तो यहाँ पर लिख देते, देखिए साइकिल सवार, है कि नहीं, देखिए साइकिल सवार को, है कि नहीं, साइकिल सवार को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, है ना, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है ना, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्रीय बल, देखिए यह अभिकेंद्रीय बल साइकिल सवार, है कि नहीं, यह अभिकेंद्रीय बल साइकिल सवार कहाँ से प्राप्त करता है। जैसा आप लोग इस पर दिमाग लगा करके
है ना, वीडियो को पॉज करके जैसा सोचने का प्रयास करिएगा कि आखिर यह अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आगे इसको लिख देना चाहता हूँ कि यह अभिकेंद्रीय बल साइकिल सवार को साइकिल के पहिया, देखिए यहाँ पर साइकिल के पहिया, है ना, साइकिल के पहिया तथा सड़क के बीच, है कि नहीं, सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल से प्राप्त होता है ना, घर्षण बल से प्राप्त होता है बच्चों। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है कि नहीं। तो ये 5 उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया, और भी बहुत सारे वृत्तीय गति होती है जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं कोई न कोई कारक उसमें छुपा होता है जो कि उसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर सके। तो चलिए हम लोग इसको आगे भी और देखने का प्रयास करते हैं बच्चों कि और इसमें क्या चीज होता है अभिकेंद्रीय बल से संबंधित। तो चलिए अभिकेंद्रीय बल के बारे में हम लोग और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं जनरली अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि वो वृत्तीय पथ के केंद्र के अनुदिश काम करता है कि नहीं। वृत्तीय पथ के केंद्र के अनुदिश काम करता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल की दिशा इधर होती है कि नहीं। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, मतलब वृत्तीय पथ पर गति कर रहे वस्तु का जहां त्वरण उत्पन्न होता है, जिस दिशा में या जिस और उसका त्वरण उत्पन्न होगा उधर ही अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, मतलब केंद्र के अनुदिश। तो इस बल के ठीक विपरीत दिशा में एक और बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं बच्चों, है कि नहीं, अपकेंद्रीय बल। और केंद्र के अनुदिश जो बल काम करता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है कि नहीं, अभिकेंद्रीय बल। तो दोनों बलों में आप लोग अंतर स्पष्ट कर चुके होंगे बच्चों कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर यदि गति करता है तो केंद्र के अनुदिश अभिकेंद्रीय बल काम करता है, लेकिन केंद्र के बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल काम करता है, मतलब दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप लोग कहेंगे बच्चों कि यह तो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है, केंद्र के अनुदिश यदि बल लग रहा है तो ठीक उसके विपरीत दिशा में भी एक बल लगना चाहिए, है कि नहीं, जो परिमाण में बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल है कि नहीं। अपकेंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें यहाँ पर नहीं होती है कि नहीं। यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ कि अपकेंद्रीय बल की दिशा, देखिए अपकेंद्रीय बल की दिशा, है ना, अपकेंद्रीय बल की दिशा किधर होती है कि नहीं, केंद्र के बाहर, केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है बच्चों। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि अपकेंद्रीय बल की दिशा जो होती है अभिकेंद्रीय बल के ठीक विपरीत दिशा में होती है, मतलब बाहर की ओर होती है ना। लेकिन दूसरा स्टार, पहला स्टार मैं इसको दूंगा, दूसरा स्टार मैं और देना चाहता हूं कि अपकेंद्रीय बल जो है ना, देखिए अपकेंद्रीय बल जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको मैं इंग्लिश से भी लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहते हैं, है कि नहीं। ये जो बल है अपकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल नहीं है, अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल नहीं है ना, प्रतिक्रिया बल नहीं है कि नहीं, प्रतिक्रिया बल नहीं है बच्चों। तो इस बात को आप लोग समझिए कि अपकेंद्रीय बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, अर्थात ये क्या नहीं करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार नहीं होता है, या न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार नहीं होता है, या न्यूटन के तृतीय गति नियम का गति नियम के अनुसार नहीं होता है, अनुसार नहीं होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। इसे देखिए, अपकेंद्रीय बल को एक छद्म बल कहा जाता है कि नहीं। देखिए अपकेंद्रीय बल को, है कि नहीं, अपकेंद्रीय बल को एक छद्म बल कहा जाता है, छद्म बल कहा जाता है। छद्म बल मतलब क्या होता है बच्चों, कि झूठा बल उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए क्या है, अपकेंद्रीय बल को एक छद्म बल कहा जाता है। छद्म बल का मतलब होता है बच्चों की झूठा बल, मतलब इस बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ये कार्यरत होता है नहीं। ये किसी वस्तु के साथ यदि वो वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ये कार्य करता है। तो इसका हम लोग चलिए उदाहरण देखते हैं बच्चों के। अपकेंद्रीय बल का बहुत सारा उदाहरण क्या क्या होता है, चलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसका हम लोग क्या देखेंगे, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण देखते हैं। देखिए अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है ना, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण देखेंगे बच्चों। तो हम लोग जिस प्रकार अभिकेंद्रीय बल के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत सारा उदाहरण है ना, अब हम लोग देखेंगे अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए क्या होता है। देखिए इसका पहला उदाहरण हम लोग देखेंगे बच्चों कि दूध से, है ना, देखिए दूध से मक्खन निकालने, है ना, निकालने के लिए, दूध से मक्खन निकालने के लिए, है ना, अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है कि नहीं। अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है कि नहीं। अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो आप लोग कहिएगा कि कैसे होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कि कैसे आखिर दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि बच्चों कि ये मेरा एक पात्र है जिसमें दूध रखा हुआ है कि नहीं। ये दूध से भरा हुआ पात्र है बच्चों, इस प्रकार। इसको ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक घूर्णन करने वाली इस प्रकार की एक प्रकार का यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। और ये क्या करती है, इसको जब हम लोग घुमाते हैं बच्चों तो इसके घूर्णन गति करने के साथ साथ क्या होती है, संपूर्ण पात्र का दूध भी जो होता है वो घूर्णन गति करने लगता है कि नहीं। तो जब दूध घूर्णन गति करेगा तो उसमें दो बल काम करता है, एक तो अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है कि अपकेंद्रीय बल की दिशा आप लोग जानते हैं क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। जब दूध घूर्णन गति करने लगता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध जो होती है, सारा दूध वो पात्र की दीवार पे जा करके, है कि नहीं, पात्र की दीवार की ओर गति करता है या पात्र की दीवार पर वो जा करके चिपक जाता है कि नहीं। मतलब उसका पात्र की दीवार की ओर वो चिपक जाता है कि नहीं। तो आखिर मक्खन जो होता है दूध का वो तो भारी होता है, वो गति नहीं कर सकता है, तो वो केंद्र पर बना रहता है, अपने स्थान पर बना रहता है और अभिकेंद्रीय बल के वजह से वो केंद्र पर जमा हो जाता है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। जब दूध को जब किसी पात्र में रख करके उसे तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो होता है दूध क्या होता है, पात्र पर जा करके चिपक जाता है कि पात्र की दीवार पर चिपक जाता है। लेकिन उसमें पाए जाने वाला मक्खन अभिकेंद्रीय बल के कारण वो केंद्र पर जमा हो जाता है, तो जिसके वजह से उस मक्खन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं कि देखिए जब दूध से भरे, है कि नहीं, जब दूध से भरे पात्र को घुमाया जाता है कि नहीं, जब दूध से भरे पात्र को घुमाया जाता है ना, घुमाया जाता है तो दूध है ना, अपकेंद्रीय बल के कारण, दूध अपकेंद्रीय बल के कारण पात्र की, है ना, पात्र के दीवार पर चिपक जाता है कि नहीं, पात्र के दीवार पर चिपक जाता है। लेकिन मक्खन भारी होने के कारण, भारी होने के कारण अभिकेंद्रीय बल, है ना, अभिकेंद्रीय बल से केंद्र पर जमा हो जाता है कि नहीं, केंद्र पर जमा हो जाता है,
केंद्र पर जमा हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार क्या करते हैं, उसको मक्खन को हम लोग निकाल लेते हैं या दूध से मक्खन अलग हो जाता है। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कि मज़ेदार उदाहरण है बच्चों। दूसरा उदाहरण क्या होगा, आप लोग कभी कभी क्या करते होंगे बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पात्र में थोड़ा सा पानी रख लीजिए, है कि नहीं। मान लेते हैं कि छोटा सा पात्र है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी रख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। और इस पात्र का जो हैंगर है, ये हैंगर जो है, इसमें एक डोरी बांध करके इस पात्र को मैं घुमाना शुरू करता हूँ ऊर्ध्वाधर वृत्त में। इस प्रकार मैं घुमाना शुरू करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में उसको घुमाता हूँ। आप जिधर से भी उसको घुमाइए, क्षैतिज घुमाइए, सर्कुलर, लेकिन इस पात्र से पानी नहीं गिरता है। आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे, है कि नहीं, कि आप ग्लास में क्या करिएगा या छोटे से पात्र में आप पानी रख लीजिएगा और उसको क्षैतिज, है कि नहीं, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर उसको दिशा में यदि आप तेजी से घुमाइए तो पानी इससे नहीं गिरेगा। तो क्यों नहीं गिरता है, इसका भी कारण होता है। जब ये वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है बच्चों, तो केंद्र से बाहर की ओर जो अपकेंद्रीय बल होती है, इस पानी को पात्र की सतह की ओर दाबे रखता है, जिसके वजह से वो पानी नहीं गिरता है। तो इसके बारे में भी लिखूंगा। देखिए अल्प मात्रा में किसी पात्र में, अल्प मात्रा में किसी पात्र में पानी रखकर उसे वृत्तीय पथ पर घुमाने पर, है कि नहीं, उसे वृत्तीय पथ पर घुमाने पर पात्र से पानी, है कि नहीं, पात्र से पानी बाहर नहीं निकलता है, है कि नहीं, पात्र से पानी बाहर नहीं निकलता है। क्योंकि पात्र से पानी बाहर नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी को वृत्तीय पथ से बाहर की ओर, है ना, वृत्तीय पथ के केंद्र, है कि नहीं, वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर उसे, है कि नहीं, क्या लिखें, अपकेंद्रीय बल पानी को वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर उसे पात्र के पेंद। तो इस प्रकार आप लोग दो उदाहरण अच्छी तरह से देख पाए होंगे बच्चों। तीसरा उदाहरण क्या होता है, आप लोग कभी कभी, है ना, सर्कस में देखे होंगे बच्चों कि जब सर्कस का खेल हमारे, है कि नहीं, शहर में या फिर अपने गांव में, मोहल्ला में कहीं लगा होता है, तो उसमें कोई बाइक में आदमी बैठ करके एक गड्ढे में बाइक को चलाता है कि नहीं, गड्ढे की दीवार पर बाइक को चलाता है। आखिर वो दीवार में बाइक को कैसे चला सकता है, आप लोग देख पा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक गड्ढा है, हम यहाँ तो अच्छी तरह से दिखा नहीं पाएंगे, आप लोग कल्पना कर सकते हैं, ये गड्ढा है और इस गड्ढा के जो दीवार होता है, उस दीवार पर वो बाइक को घुमाता है कि नहीं, इस गड्ढे की दीवार पर बाइक को घुमाता है। आखिर वो कैसे घुमा पाता है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वहाँ अपकेंद्रीय बल एक काम करेगा बच्चों। तो देखिए कोई बाइक सवार, है ना, किसी गड्ढे के, है ना, कोई बाइक सवार किसी गड्ढे के, है कि नहीं, किसी गड्ढे के दीवार पर, है ना, किसी गड्ढे के दीवार पर अपने बाइक को, है ना, अपने बाइक को आसानी से घुमाता रहता है, है कि नहीं, आसानी से घुमाता रहता है। इसका क्या कारण है कि नहीं, घुमाता रहता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल, है कि नहीं, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जो बाइक सवार, है ना, अपकेंद्रीय बल जो बाइक सवार के वृत्तीय पथ, है ना, बाइक सवार के वृत्तीय पथ के केंद्र, वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर, है कि नहीं, बाहर की ओर लगता है कि नहीं, बाहर की ओर लगता है, उसे दबाए रखता है, उसे दीवार की ओर दबाए रखता है।
से, है ना, दीवार की ओर दबाए रखता है, उसे दीवार की ओर दबाए रखता है ना, दबाए रखता है, जिससे, है ना, जिससे वह, है ना, जिससे वह उस गड्ढे के दीवार पर, जिससे वह उस गड्ढे के दीवार पर, है ना, दीवार पर अपने बाइक को आसानी से घुमा सकता है, अपने बाइक को आसानी से घुमा सकता है, आसानी से घुमा सकता है बच्चों। तो ये बहुत सारा उदाहरण आपको अपने दैनिक जीवन में मिल जाएगा, अपकेंद्रीय बल का भी और अभिकेंद्रीय बल का। तो आप लोग आज जितने भी टॉपिक्स को मैंने आप लोगों को बताया उसे अच्छी तरह से आप लोग गहन चिंतन मनन करें और दोनों के बारे में समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा योगदान है, तो अपकेंद्रीय बल का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा योगदान है। तो अपकेंद्रीय बल के बारे में आप लोग जान पाएं बच्चों की, है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 3 ही प्रकार की घटना के बारे में बताया, लेकिन और भी बहुत सारी घटना होती है जो कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर भी काम करती है कि नहीं, बहुत सारा है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में खोजें और मुझे कमेंट करके बताएं कि और आप लोगों ने अपकेंद्रीय बल का क्या क्या उदाहरण को पाया है। तो चलिए आज हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि और इस लेसन में आगे मुझे क्या क्या जानना है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि किसी वृत्तीय पथ पर, है ना, वाहन की गति किस प्रकार होती है। देखिए वृत्तीय पथ पर वाहन की गति, है ना, वृत्तीय पथ पर वाहन की गति, है कि नहीं, वृत्तीय पथ पर वाहन की गति पर हम लोग विचार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है बच्चों, इस पर आप लोग जैसा ध्यान को फोकस करेंगे और इसके बारे में आप लोग नॉलेज लेंगे, क्योंकि बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि जो कि वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से उसका वृत्तीय पथ पर कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वो, है कि नहीं, वो साइकिल सवार हो या फिर आपका कोई वाहन हो, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि वृत्तीय पथ पर, है ना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए भी हम लोग इस चीज को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला हम एक क्या करते हैं, वृत्तीय पथ को बनाते हैं। ये एक मेरा वृत्तीय पथ है इस प्रकार, है ना, और यहाँ पर एक वाहन है, ये गति कर रहा है। वाहन आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक वाहन है जो कि गति कर रहा है। ये यदि वाहन गति करेगा तो इसका वेग किधर होगा बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस वृत्तीय पथ पर खींचा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश ही उसका वेग होगा, इधर की और उसका वेग होगा, मतलब उसका वेग क्या होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, इस दिशा में उसका वेग होगा v वेग से। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं, देखिए माना m द्रव्यमान का, देखिए m द्रव्यमान का कोई वाहन, है ना, m द्रव्यमान का कोई वाहन, है कि नहीं, r त्रिज्या के, मतलब इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है बच्चों उसको हम लोग क्या दिखा देते हैं, ये त्रिज्या मेरा r है कि नहीं। माना m द्रव्यमान का कोई वाहन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, है कि नहीं, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, है ना, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है कि नहीं, v वेग से गति कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग जाने कि माना m द्रव्यमान का कोई वाहन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, है कि नहीं, v वेग से वो गति कर रहा है। वाहन का द्रव्यमान कितना है, m है, और इस जो वृत्तीय पथ पर वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या r है और वो v वेग से इस पर गति कर रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि वाहन का भार जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है और जस्ट उसकी प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगी। तो इसका मतलब है कि वाहन का भार, मतलब हम यहाँ पे फोटो में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वाहन का भार नीचे की ओर, उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार हम दिखा देते हैं कि वाहन का भार mg जो होता है वो नीचे की ओर और उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करता है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए वाहन का भार, है कि नहीं, वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर, है कि नहीं, वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर,
है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा भार का प्रतिक्रिया आर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ये बात को आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि प्रतिक्रिया बल, है कि नहीं, वो द्रव्य भार को संतुलित कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि R इज इक्वल टू mg होगा। मतलब प्रतिक्रिया बल किसको संतुलित कर रहा है? उस वाहन का भार को संतुलित कर रहा है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है बच्चों कि जैसे देखना है कि वाहन को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। तो चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। फोटो को आप लोग जरूर अपने कॉपी में बना लें। देखिए वाहन को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए है ना, गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल की, है कि नहीं, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है ना, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो वाहन पर अभिकेंद्रीय बल लिखेंगे। वाहन पर अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? वाहन पर अभिकेंद्रीय बल, है ना, वाहन पर अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू mv² बाय r, ये अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक होता है। तो यह अभिकेंद्रीय बल उसे कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिखेंगे यह अभिकेंद्रीय बल, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि यह अभिकेंद्रीय बल, देखिए यह अभिकेंद्रीय बल, है ना, यह अभिकेंद्रीय बल वाहन को, है कि नहीं, वाहन के पहिया, है कि नहीं, वाहन के पहिया तथा सड़क के बीच, है कि नहीं, सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल, है कि नहीं, लगने वाला घर्षण बल से प्राप्त होता है ना, घर्षण बल से प्राप्त होता है कि नहीं, घर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब यह अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से प्राप्त होगा? हम लोग जानते हैं कि वाहन का पहिया तथा सड़क के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है बच्चों, उसको वहीं से प्राप्त होता है। तो आवेशक घर्षण बल, तो घर्षण बल की परिभाषा हम लोग जानते हैं, है ना। घर्षण बल के परिभाषा से क्या जानते हैं हम लोग? तो घर्षण बल का परिभाषा हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है कि F इज इक्वल टू होता है म्यू आर, जहाँ म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। जहाँ म्यू इज इक्वल टू हम लोग इसको जानते हैं क्या होता है? घर्षण गुणांक। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और समीकरण, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहते हैं बच्चों, गलती से यहाँ पे एक, है ना, आ गया। तो अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे? आर का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 से आर का मान हम लोग देखें, आर इज इक्वल टू mg होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, है कि नहीं, समीकरण 1 से आर का मान रखेंगे तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू mg। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब संतुलन की स्थिति में समीकरण 2 समीकरण 3 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अभिकेंद्रीय बल उसको घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, है कि नहीं, संतुलन की स्थिति में, है ना, संतुलन की स्थिति में समीकरण 2 बराबर कितना होगा? समीकरण नंबर 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? mv² बाय r इज इक्वल टू म्यू mg, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि m कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो v² बराबर कितना हो जाएगा? म्यू r g। तो डेट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया रूट अंडर म्यू r g। तो ये समीकरण हमको प्राप्त होता है, इस बात को याद रखना है, ये समीकरण हमको प्राप्त होता है। तो ये समीकरण क्या हो गया कि उस वृत्तीय पथ पर गति करते वाहन का वेग का समीकरण है। यह समीकरण क्या है ना? वृत्तीय पथ पर गति करते,
है कि नहीं, वाहन वृत्तीय पथ पर गति करते वाहन का, है ना, वाहन का वेग का समीकरण है ना, वृत्तीय पथ पर गति करते वाहन का वेग का समीकरण है बच्चों। तो इस समीकरण से आपको क्या क्या चीज़ मिलता है? इस समीकरण से आपको यही चीज़ आइडिया मिलता है कि उसका वेग जो, देखिए यहाँ पर क्या, वहाँ वृत्तीय पथ की त्रिज्या कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वृत्तीय पथ की त्रिज्या हम बदल नहीं सकते हैं, हम गुरुत्व त्वरण का मान को बदल नहीं सकते हैं। तो वाहन का जो वेग होगा, अधिकतम वेग, आप घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। मतलब उस वाहन का टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उस पर हम लोग निर्भर करता है बच्चों। तो इसका मतलब हो गया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि घर्षण गुणांक का मान यदि ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों समानुपाती संबंधित है, यदि घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होगा तो वेग का भी मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख, चलिए इसको हम लोग अच्छा तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या, है कि नहीं, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, है कि नहीं, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r तथा गुरुत्व त्वरण, वृत्तीय पथ की त्रिज्या तथा गुरुत्व त्वरण g क्या है, नियत है, नियतांक है। यहाँ पर इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो v जो होता है वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर म्यू का। इसका मतलब है कि वृत्तीय पथ पर वाहन का अधिकतम वेग सड़क तथा पहिया के बीच लगने वाले घर्षण बल के घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यदि घर्षण बल ज़्यादा होगा तो वृत्तीय पथ को हम लोग आसानी से पार कर जाएंगे, है कि नहीं। घर्षण यदि ज़्यादा होगा तो वृत्तीय पथ को हम लोग आसानी से पार कर जाते हैं बच्चों, है कि नहीं। और यदि घर्षण बल कम होगा, यदि घर्षण बल वहाँ पर कम होगा तो वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं, वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं होगा और वाहन क्या होगा, फिसल जाएगा वृत्तीय पथ पर। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर v इज इक्वल टू या v समानुपाती रूट अंडर हम लोगों को म्यू प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाहन का वेग, है कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर, मैं बढ़िया से लिख देता हूं कि वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर वाहन का वेग या वाहन का अधिकतम वेग, है ना, वृत्तीय पथ पर वाहन का अधिकतम वेग सड़क तथा पहिया, है ना, सड़क तथा पहिया के बीच, है ना, सड़क तथा पहिया के बीच लगने वाले घर्षण बल का घर्षण गुणांक, घर्षण बल के घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में 2-4 टॉपिक्स को देखने का प्रयास करते हैं, इसमें निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन इसका निकालते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि यदि घर्षण गुणांक का मान कम हो तो हमको अधिकतम वेग, है ना, प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि घर्षण गुणांक का मान यदि कम होगा तो अधिकतम वेग प्राप्त नहीं होगा। और मान लेते हैं कि यदि घर्षण, अभी सड़क और पहिया के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक का मान कम है और मैंने अधिक वेग दे दिया, है कि नहीं, मैंने अधिक वेग दे दिया तो क्या होगा, मेरा टायर स्लिप कर जाएगा, मेरा, है ना। क्यों स्लिप करेगा, क्योंकि मुझे उस वृत्तीय पथ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाया, जिसके वजह से मैं क्या होगा, केंद्र की ओर गिर जाऊंगा, है कि नहीं। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब घर्षण गुणांक का मान, है कि नहीं, जब घर्षण गुणांक का मान, है ना, जब घर्षण गुणांक का मान कम होता है, जब घर्षण गुणांक का मान कम होता है लेकिन, है ना, घर्षण गुणांक का मान कम होता है लेकिन वाहन का वेग अधिक हो, लेकिन वाहन का वेग, है कि नहीं, वाहन का वेग अधिक हो, वाहन का वेग अधिक हो तो वाहन का वेग अधिक होगा। बात समझें कि यह एक वृत्तीय पथ है, इसको घर्षण, है ना, घर्षण यहाँ पर बहुत कम है,
घर्षण बल का और वेग बढ़ा दिया गया। वेग बढ़ा देने से क्या होगा कि अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ गया, अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एफसी का मान सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक हो गया घर्षण बल से। तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे टायर स्लिप करेगा और वो केंद्र की अनुदिश आप देख पा रहे होंगे कि जिधर वृत्तीय पथ होगा उसके केंद्र की दिशा में वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर उसका अभिकेंद्रीय बल उसे खींच लेता है और वो अभिकेंद्रीय बल को घर्षण बल संतुलित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो केंद्र की ओर गिर जाता है कि नहीं। यही बात होता है कि जब आप लोग देखे होंगे बच्चों कि जब किसी वृत्तीय पथ पर यदि सड़क पर है ना, यदि बालू या मट्टी या कुछ और पानी यदि गिरा होता है और मैं वृत्तीय पथ को पार करता हूं, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, अपने साइकिल को या फिर बाइक को थोड़ा स्लो कर देता हूं। स्लो क्यों करता हूं, इस बात पर आप तो चर्चा करें कि स्लो वहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पानी कम गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग समझते हैं कि आगे जाएंगे तो फिसल जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात होगा कि आपका यदि वेग ज़्यादा है तो इसका मतलब विपरीतीय पथ पर अभिकेंद्रीय बल का मान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल भी पर निर्भर करता है, mv²/r होता है। तो यदि वेग ज़्यादा है तो अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा और उस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए आवेशक वहाँ पर घर्षण बल कम है कि नहीं, घर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से दोनों वो संतुलित नहीं होता है कि नहीं। यदि मान लेते हैं कि यदि फिसलन वाली जगह है वृत्तीय पथ पर और मैं अधिक वेग से उसको पार कर रहा हूं, तो अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा लेकिन घर्षण बल उसको संतुलित नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मैं केंद्र के अनुदिश गिर जाऊंगा, है कि नहीं। ये बात आप लोगों को समझने योग्य होती है ना। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है। यदि मान लेते हैं कि है कि नहीं, जब हमें वृत्तीय पथ को यहाँ पर पार कर रहा हूँ और यदि टायर मेरा नया है, नया टायर है और सड़क भी यदि अच्छी है, वहाँ पर कोई फिसलन वाला एरिया नहीं है या ना कोई मिट्टी है ना पानी या कोई बालू वहाँ पर नहीं गिरा हुआ है, तो मैं आसानी से उसको क्या करता हूँ, स्पीड से भी उस वृत्तीय पथ को मैं पार कर जाता हूँ। लेकिन वहीं पर यदि वो पानी गिरा होता है या बालू गिरा होता है या मिट्टी गिरा होता है, तो मैं साइकिल चलाने समय या फिर बाइक चलाते समय मैं क्या करता हूँ, अपने साइकिल को थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। स्लो करने के समय में क्या होता है कि मेरा जो वेग है, जिसके वजह से मुझे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है वेग के कारण, और वह अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से संतुलित हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, है कि नहीं। अपने वाहन को मैं स्लो क्यों करता हूँ, ताकि मेरा वेग घट जाए, और वेग घटेगा अभिकेंद्रीय बल का भी मान घटेगा और वह अभिकेंद्रीय बल सड़क और पहिया के बीच में लगने वाले घर्षण बल से संतुलित हो जाए, इसलिए मैं वहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। मैंने क्या लिखा कि जब घर्षण गुणांक का मान कम होता है लेकिन वाहन का वेग अधिक हो, है ना, वाहन का वेग अधिक होता है, तो वाहन का अभिकेंद्रीय बल, है ना, वाहन का अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से संतुलित नहीं हो पाता है ना, घर्षण बल से संतुलित नहीं हो पाता है ना, संतुलित नहीं हो पाता है, घर्षण बल से संतुलित नहीं हो पाता है, जिससे है ना, जिससे वाहन केंद्र के अनुदिश, है ना, या केंद्र की ओर, जिससे वाहन केंद्र की ओर गिर जाता है ना, गिर जाता है या लुढ़क जाता है, गिर जाता है या लुढ़क जाता है ना, लुढ़क जाता है। यदि कोई साइकिल सवार हो तो वह केंद्र की ओर गिर जाएगा, यदि कोई वाहन हो तो वह केंद्र की ओर लुढ़क जाता है। तो इस बात को आप लोगों को जाननी होगी बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको वृत्तीय पथ को पार करने से पहले हमको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि उस वृत्तीय पथ को पार करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल, जो हमारे वेग है, क्या वह उस वेग से सड़क और टायर के बीच में लगने वाला घर्षण बल को संतुलित कर पाएगा कि यदि वो संतुलित नहीं कर पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने साइकिल में थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं और अभिकेंद्रीय बल के मान को घटा देते हैं। घटाने के वजह से क्या होता है कि वह घर्षण बल सड़क के बीच में लगने वाले घर्षण बल से संतुलित हो जाता है और साइकिल मेरा नहीं गिरता है। तो इस तरह की बातों को हम लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं कि अब हमको वृत्तीय पथ को तेजी से हम लोगों को पार करना है कि नहीं, उस वृत्तीय पथ को हम लोगों को तेजी से पार करना है। इसके लिए भी हम लोग एक उपाय देखते हैं बच्चों यहाँ पर, है कि नहीं, कि वृत्तीय पथ को तेजी से पार करने के लिए सड़क को बंकन कर दिया जाता है कि नहीं। तो याद रखिए सड़क का बंकन, अब हम लोग देखेंगे सड़क का बंकन कैसे किया जाता है। सड़क का
सड़क का बंकन, है कि नहीं। तो बंकन क्या किया जाता है, इसी लुढ़कने जैसी घटना से बचने के लिए, है कि नहीं, लुढ़कने जैसी घटना को बचने के लिए केंद्र के अनुदिश जो होता है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं सड़क को, जिसके वजह से मेरा गाड़ी बच जाता है लुढ़कने से। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों इस चीज़ को देखेंगे कि सड़क का बंकन क्या होता है कि नहीं। तो जिसके वजह से वृत्तीय पथ को हम लोग तेज़ी से हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं किसी वाहन के द्वारा। तो आज ठीक है बच्चों, इतना ही आज मेरा क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सड़क का बंकन आदि और बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर मैं चर्चा करूँगा, है कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं और समझने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, जिसका सॉल्यूशन मैं बाद में आप लोग तक पहुँचा दूँगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को रेगुलर हमेशा देखते रहें, समझने का प्रयास करें, है ना। और पूर्व दिनों की बातें आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो बच्चे इस क्लास में नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं, लाइक करें। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो का आनंद लें, है ना। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।